Welcome students. So today we are going to discuss a concept known as forfeiture of shares. So let's see it. So first we discuss what do you mean by forfeiture. So if any shareholder of a company fail to pay some due on allotment or calls, then a company may exercise to power forfeit those shares as per the terms of AOA, Articles of Association, or as per the law laid down in table F of Schedule 1st of the Companies Act 2013. A company must give 14 days notice to the defaulting shareholder requiring him to pay the unpaid amount on shares with the accrued interest thereon. So basic means forfeiture of shares tells about when a shareholder does not pay the money on allotment or calls, company have power to forfeit their shares, company have power to cancel those shares, company have power to seize the shares. ठीक, और हमको जितना पता है कि भाई कोई भी शेयर होल्डर होगा उसने कुछ ना कुछ पैसे पे किए होंगे कंपनी को एप्लीकेशन पे, कंपनी क्या करती है उन सारे पैसों को सीज कर लेती, रख लेती, कंपनी उसको रिटर्न नहीं करती। क्लियर है? कंपनी जब कोई भी शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करता तो उसको नोटिस देती है, उसको रिमाइंड करती है कि तो भाई आप टाइम पे पैसे पे करिए। इसके बाद भी अगर शेयर होल्डर रिस्पॉन्ड नहीं करता यानी कि शेयर होल्डर डिड नॉट पे द मनी, तो कंपनी उस केस में क्या करती है, एक नोटिस भेजती है, 14 डेज का टाइम पीरियड देती है शेयर होल्डर को और कहती है यू पे द मनी। इफ यू डिडंट, दैट्स मीन कंपनी गो टू कैंसिल योर शेयर्स, और कंपनी क्या करेगी, जो उसके पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट होती है उसमें से उस शेयर होल्डर का नेम क्या करेगी, कट कर देगी, और उससे जितने भी पैसे लिए होंगे, पे किए होंगे, शेयर होल्डर ने जितने पैसे पे किए होंगे किसको, कंपनी को, वो सारा पैसा कंपनी रख लेगी, उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं करती, और ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कुछ कंडीशन, कुछ एंड केसेस हैं, और उसके लिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो चलिए देखते हैं अब वो कौन कौन सी चीज़ें जिसके लिए हम करेंगे भाई। सो द फर्स्ट थिंग इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स when shares are issued at par। जब कोई कंपनी किसी शेयर को एट पार पे इश्यू कर रही हो या की हो और उस शेयर्स को बाद में क्या किया गया, फॉरफीट किया गया हो, तो हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करते हैं। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। बड़ा सिंपल सा है बेटा। कंपनी क्या करती है, कंपनी को भाई उसके अपने शेयर्स क्या करने हैं, अब तो कंपनी के वो शेयर्स रिटर्न हो जाने हैं, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट करती है। उस कंडीशन में क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे सर कौन सा अमाउंट आता होगा इसमें, जान लो बेटा, एकदम क्लैरिफाई कर लो इसको। नंबर ऑफ number of forfeited
shares into number of forfeited shares into called up amount of 1 शेयर्स। क्लियर है? जितने शेयर कंपनी फॉरफिटेड कर रही है वो, और उस पर जितना अमाउंट कॉल्ड अप हुआ एक शेयर का, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब बेटा देखते हैं, डेबिट हो गया तो क्रेडिट में भी कुछ होगा। हाँ, क्रेडिट में क्या होगा, पहले हम शो करते हैं वो अनपेड अमाउंट जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट to share first calls account, इसके बाद बेटा फाइनल कॉल भी हो सकता है, ठीक, टू शेयर फाइनल कॉल्स अकाउंट। क्लियर है? अब इसमें कौन सा अमाउंट आता है सर? unpaid amount on forfeited shares। जितने शेयर्स क्या हुए हैं बेटा, फॉरफिटेड हुए हैं, उन शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ, शो करते हैं। अब देखो, सपोज करो कि फॉरफिटेड शेयर वाले ने अलॉटमेंट का पैसा शो पे कर दिया है, तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। फॉर फ्यूचर केस में याद रखना, इसमें से जिस का पैसा रिसीव हो जाएगा वो यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। अब द नेक्स्ट थिंग भाई, और क्या होता है, जब कॉल्ड अप हुआ है बेटा तो कुछ जगह पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ तो पैसे मिले होंगे। जितने पैसे मिलते हैं कंपनी उसको ट्रांसफ़र करती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कहाँ शो करती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, कि इतना पैसा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट कंपनी क्या करती है, अलग से शो करती है। ये ट्रांसफर होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। क्लियर है? तो ये है आपकी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार। क्लियर हो गया भाई? ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट था अपने लिए। अच्छा, अब एक ही कंडीशन नहीं है सर, और भी कंडीशंस हैं। क्या है? आओ चलो समझते हैं और क्या कंडीशन है भाई। सेकंड एक कंडीशन बनती है यहाँ पर बेटा, forfeiture of shares when shares are issued एट प्रीमियम। ओके, जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करे किस पे बेटा, प्रीमियम पे, और उस कंडीशन में शेयर्स को क्या किया गया, फॉर फ्यूचर किया गया। तो याद रखना ऐसे में दो टर्म्स बनते हैं, दो कैटेगरीज या दो टर्म्स बनेंगे इस कंडीशन में। एक, जिन शेयर्स को कंपनी ने फॉर फ्यूचर किया है बेटा, ठीक है, हो सकता है उस पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड, उस पर कंपनी को हो सकता है प्रीमियम वाला पैसा क्या हो चुका हो बेटा, मिल चुका हो। तब क्या एंट्री पास होगी, याद रखना बेटा, सेम एज अबव, यानी कि एंट्री नंबर 1 जो मैंने पास की है
उसी की तरह सेम एंट्री पास होगी, नथिंग देयर विल बी चेंज, वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ होगा वही जो हमने फर्स्ट टाइप वाली एंट्री पास की है। क्या, जितने भी नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर रहेंगे इनटू कॉल्ड अप हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जितना अनपेड रहेगा अलग अलग कॉल्स का हम शो करेंगे, और फिर लास्ट में जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे, एंड दैट एंट्री इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास्ड हो गया, ठीक। अब कहोगे सर ओके ओके ये तो समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट कंडीशन क्या है सर, नेक्स्ट कंडीशन यही है कि व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, यही आपको रिसीव ना हुआ हो तब क्या होगा, ओ सर अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, प्रीमियम अमाउंट नहीं रिसीव हुआ ना, ऐसे ही तो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रिसीव हुआ तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया, प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो प्रीमियम को भी डेबिट करो, कुछ भी चेंज थोड़ी होना है अपने के लिए। तो पहली बात तो फॉरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अरे हमें तो शेयर कैपिटल भी नहीं मिली ना, तो पहला काम क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करेंगे सर, कुछ तो बता दो, ओके वही नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा उससे क्या हो जाएगा बेटा इनटू। अब प्रीमियम अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है ना, तो फिर मैंने ये नहीं बताया कि नई चीज़ क्या होगी, हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी क्या करना होगा बेटा, डेबिट करना होगा। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट क्या, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन दैट शेयर, जिस शेयर को मैंने क्या किया था बेटा, जिस शेयर को मैंने फॉरफिट किया उस शेयर पे जो नहीं रिसीव है वो। और क्या करेंगे अब सिंपली वही अनपेड अमाउंट दिखाएंगे हम लोग फटाफट, तो क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या, टू शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल होगा ना, हम डायरेक्टली इस बार टू शेयर कॉल्स लिखते हैं, हम चाहे 2 बार में लिखें चाहे 1 बार में लिख दे, बात वही है, ठीक है। हाँ लेकिन जब बताओगे कि 2 अलग अलग कॉल्स तो लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, या मैं शॉर्ट में करने के लिए सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, ओके। और क्या लिखेंगे सर, अब वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है कौन सा, फॉरफीचर वाला प्रॉफिट अपना, याद आ रहा है ना, ओके। अच्छा वन मोर थिंग यहाँ पे, जब कभी मान लो तुम्हें पता ना हो कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे अनपेड है, कितना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तीनों को एक साथ कंबाइंड शो करना हो तब सर, तो बेटा ऐसे केस में ना तीनों के लिए तुम एक साथ अगर अलग से शो करना चाहो तो क्या शो करोगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्लियर है, तब ऐसा शो करते हैं। एनी डाउट्स, ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट बेटा किसका, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, क्लियर है। सो कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, क्या हम देखने चल रहे हैं सर, तो और बताते हैं बेटा तुम लोग को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके। अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इट्स रिगार्डिंग फ्रॉम रीइश्यू ऑफ शेयर्स। इट मीन्स व्हाट, कंपनी जिन शेयर्स को बेटा फॉरफीचर कर दी, कैंसिल कर दी है, भाई कंपनी को तो पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, जिस शेयर होल्डर का नेम कट कर चुके अब उसको नहीं, किसी और को तो अपने शेयर दे सकती है ना, तो कंपनी उन्हीं शेयर्स को क्या करती है बेटा,
री इशू करती है। क्या करती है बेटा? री इशू करती है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव द राइट टू री इशू द forfeited shares according to the provisions of AOA. Clear है? The company can reissue forfeited shares at par, at premium, even at a discount. But the one thing is here, the amount of discount that's been loss on reissue of share should not exceed the amount which we got from in form of share forfeiture. मतलब जब हम यहाँ पे बेटा रीइशू कर रहे हैं तो रीइशू करते टाइम क्या करना है? रीइशू करते टाइम हम कभी भी किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट का अमाउंट जितना हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ है उस शेयर पे, उससे एक्सेस नहीं हो सकता, उससे एक्सेस नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, सो लेट्स सी व्हाट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट should be here in the case of reissue of share. So the first case is reissue of shares at par. सिंपल है बेटा, कंपनी जो रीइश्यू करेगी तो क्या होगा? कंपनी को तो पैसे रिसीव होंगे। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब क्या होगा? ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है कि क्या हुआ कि कंपनी ने रीइश्यू कर दिया शेयर्स को। जब कंपनी रीइश्यू कर देती है तो जो ये फॉरफीचर पे आपने अमाउंट पाया था, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया था, ये प्रॉफिट आपका क्या हो गया? बच गया। कंपनी इस पैसे को क्या करेगी? कंपनी इस पैसे को अब ट्रांसफ़र करेगी। कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी बेटा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा कि जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेगी तभी फॉरफीचर वाला अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? फिर से सुन लो, फिर से। क्या? व्हेन अ कंपनी रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर, जिन कंपनी को शेयर, जिस शेयर्स को कंपनी क्या कर चुकी है? वापस ले चुकी है बेटा, वापस ले चुकी है। जब उनको रीइश्यू करेगी तभी उनका जो प्रॉफिट वहाँ पे था फॉरफीचर वाला, तभी वो ट्रांसफ़र हो सकता है कैपिटल रिजर्व में, अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो बेटा मैं बस एक शॉर्ट में बात बताता हूँ कि कंपनी जब फॉरफीचर शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करती, उसका बैलेंस बचा रहता है, तो कंपनी उसको अपने बैलेंस शीट में शो करती है। कहाँ पर? ऐड करती है। ऐड करेगी कहाँ? ऐड करेगी शेयर कैपिटल में। कहाँ ऐड करेगी बेटा? शेयर्स कैपिटल में ऐड करके शो करती है। अगर रीइश्यू नहीं हुआ है तो तब तक फॉरफीचर के बैलेंस को कंपनी शेयर कैपिटल में ऐड करके शो करती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशंस। क्या? ऐसा तो है नहीं कि रीइश्यू कैसे क्या करना है, तो समझो। कंपनी रीइश्यू कर सकती है अपने शेयर्स को, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब जरा ये सोचो, एट पार पे हुआ तो भी कंपनी को कोई लॉस तो है नहीं। 10 का शेयर 10 में इशू हो गया, प्रीमियम 10 का शेयर 12 में इशू हो गया, ऐसा एक कंडीशन, तो भी तो कोई लॉस नहीं होगा ना। अब यहाँ पैसे मिलेंगे कंपनी को। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्सेस पैसा मिलेगा ना, और जो एक्सेस पैसा मिलेगा किसी को मिलेगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? अब कंपनी अपने शेयर रीइश्यू कर चुकी है, तो जो कंपनी के पास फॉरफीचर में बैलेंस होगा, कंपनी उस बैलेंस को क्या करेगी? ट्रांसफ़र कर देगी। कंपनी उस बैलेंस को क्या कर देगी? ट्रांसफ़र कर देगी। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी?
और ये ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। ओके, ये तो था। नेक्स्ट केस क्या है? थर्ड समझो, थर्ड वाला, वो जो लॉस की बात हमने की थी। री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब क्या है, कंपनी जितने का शेयर था उससे कम वैल्यू पे री इशू कर रही है। अब उससे कम वैल्यू पे री इशू कर रही है तो क्या है, ऑब्वियस बात है कंपनी को लॉस होगा, और वो लॉस कभी भी फॉरफीचर के अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यही बताया था ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को कम पैसे मिलेंगे। अब जितना कम रिसीव होगा बेटा, वो पैसा कंपनी लॉस है तो एडजस्ट करेगी कहीं ना कहीं से, कंपनी उस पैसे को एडजस्ट करती है फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, क्या करेगी बेटा? फॉरफीचर अकाउंट से। सपोज करो 10 में से 8 रिसीव हुआ, 8 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ कंपनी कहाँ से लेगी? फॉरफीचर से लेगी। क्लियर हो गया? ओके। और अब एक चीज़, मान लो जब कंपनी ने शेयर क्या किया था? फॉरफीचर किया था, तो कंपनी को वहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो सपोज करो 5 हुआ था। कितना हुआ था? 5। अब उसमें से कितना हमने यूज कर लिया लॉस के फॉर्म में? 2 रुपीज़। तो 5 में से 2 अगर यूज कर लिया तो बचा कितना? 3। अभी भी 5 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ एडजस्ट करने के बाद 3 रुपीज़ बचा हुआ है प्रॉफिट। तो कंपनी पास अगर ये प्रॉफिट बचा रहेगा तो कंपनी हमेशा क्या कर रही थी? प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रही थी ना। अभी भी पैसे बचेंगे तो अभी फिर कंपनी क्या करेगी? उसी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देगी, उसी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यही बेटा कंडीशंस और केसेस हैं किसके? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के, री इशू ऑफ शेयर्स के। अब एक दो चीज़ फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, उसे बस ध्यान से देख लो। क्या तुम्हें हमेशा इन चीज़ों को जब भी देखना है तो ध्यान रखना है, क्या फॉरफीचर में वही अमाउंट आता है जो फॉरफिटेड शेयर पे कंपनी ने रिसीव किया हो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वही अमाउंट आएगा जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है, कुछ नहीं होता है, तो जितना नहीं होगा सिर्फ वही पार्ट से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज करो कि फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए तो हम उन्हें कहाँ शो करेंगे? फॉरफिटेड शेयर अगर री इशू नहीं हुए हैं तो हम उन्हें शेयर कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर है? और अगर वो री इशू हुए हैं तो री इशू होने के बाद ही बेटा, री इशू होने के बाद ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं? कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। अब कहोगे सर ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी हेल्प करेगी? वो ये है बेटा, ये है कि ऐसा भी नहीं कि जितने शेयर्स फॉरफीट किए गए थे वो सारे री इशू, जितने शेयर्स फॉरफीट किए गए थे वो सारे के सारे क्या हों? री इशू। तो हमें याद रखना है कि अगर सारे शेयर्स, टोटल शेयर्स री इशूड नहीं हुए हैं तो हम टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट ऑफ forfeited account will not transfer। अगर जब तक बेटा, जब तक रीइश्यू सभी ना हो जाएं तब तक बेटा हम पूरा अमाउंट तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व, लेकिन प्रपोर्शनेट वे में। किस वे में बेटा? प्रपोर्शनेट वे में। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।